फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे चीन से। चीन ने अंतरिक्ष में दुश्मनों के सैटेलाइट को अंधा बनाने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेज़र क्रिस्टल हथियार बनाने का दावा किया है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए सैटेलाइट की क्षमता को ख़त्म करने के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा बेरियम गैलियम सेलेनाइड BGSC क्रिस्टल खोज लिया है। हेफई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस में प्रोफेसर वू हिक्सन के नेतृत्व वाली एक टीम इस टेक्नोलॉजी पर काम किया है। ये 60 मिलीमीटर व्यास वाला एक सिंथेटिक क्रिस्टल है जो क्रिस्टल शॉर्ट वेव इंफ्रारेड को मिड और फार इंफ्रारेड बीम में तब्दील कर सकता है, जिससे 550 मेगावाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक लेज़र तीव्रता को बर्दाश्त कर सकता है, जो मौजूदा समय में बनाए गए क्रिस्टल के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने लेजर क्रिस्टल बनाकर अंतरिक्ष में प्रभुत्व बनाने की दिशा में तेजी से एक और कदम आगे बढ़ा दिया है, जिससे वो अमेरिका के लो अर्थ सैटेलाइट को अंधा बना सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने सर्विलांस के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में सैकड़ों सैटेलाइट तैनात कर रखे हैं, जिससे धरती पर चप्पे चप्पे में नजर रखी जा सकती है। लेकिन युद्ध की परिस्थितियों में चीन इन्हें आसानी से ख़त्म कर सकता है, जिससे धरती पर मौजूद चीन की सेना को रणनीतिक फ़ायदा हो सकता है। चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रिस्टल इंफ्रारेड सेंसर मिसाइल ट्रैकिंग और मेडिकल फील्ड में भी काम आ सकता है। चीन ने एंटी सैटेलाइट लेज़र क्रिस्टल बनाने का भी दावा किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को विस्तार देने और उसे मजबूत बनाने के लिए ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का प्लान बनाया है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सिंजियांग प्रांत में गुप्त कोरला और बोहू स्थलों पर फैसिलिटी बनाए हैं, जो उसकी ज़मीनी आधारित उपग्रह रोधी एसेट कार्यक्रम के प्रमुख हिस्सा है, जिसका मकसद संवेदनशील सैन्य संपत्तियों को छिपाने के लिए विदेशी उपग्रहों को चकाचौंध करना या उसे निष्क्रिय करना है। इन दोनों जगहों पर ग्राउंड बेस्ड लेजर सिस्टम तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इन सिस्टम को चलाने का मकसद अमेरिकी ISR इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉनेसेंस नेटवर्क को अंधा करना है। अमेरिकी अधिकारी चीन की इस क्षमता पर नज़र रखे हुए हैं। जनरल ब्रैडली सॉल्ट्समैन ने अप्रैल 2025 में US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की सुनवाई में इसका जिक्र किया था कि चीन की ज़मीनी लेज़रों का मकसद महत्वपूर्ण अंतरिक्ष आधारित खुफिया निगरानी और टोई ISR संपत्तियों को निशाना बनाकर अमेरिकी सेना को अंधा भरा करना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन का मकसद सिर्फ पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक ही सीमित नहीं है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि वो अपनी लेजर क्षमताएं मीडियम और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक विस्तार करने की योजना बना रहा है, जहां अमेरिका के GPS और SBIRS जैसे अहम सैटेलाइट सिस्टम मौजूद हैं। यानी चीन का मकसद साफ तौर पर अमेरिका और युद्ध की स्थिति में अमेरिका को झटका देने की एडवांस तैयारी है। अंतरिक्ष में क्षेत्र में GPS पर साइबर और जैमिंग हमलों की संभावना सबसे ज़्यादा है। वहीं SBIRS जैसे परमाणु चेतावनी सिस्टम पर हमला परमाणु तनाव को जन्म दे सकता है, इसलिए चीन इसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील मानता है। चीनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आधुनिक युद्ध में सैकड़ों सैटेलाइट्स को नष्ट करना जरूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर हमलों और जमीनी लेजर जैसे गाइडेड ऊर्जा हथियारों को मिलाकर एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाना है, ताकि दुश्मन को युद्ध के मैदान में जल्द से जल्द धराशायी किया जा सके। आइए बात करें ईरान की। ईरान से आने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया कि खामनेई का इस्लामिक शासन सैकड़ों लोगों को मौत की सज़ा देने की तैयारी तेज कर चुका है। ब्रिटिश अखबार द सन ने खुफिया सूत्रों के हवाले से खुलासा किया है कि ईरान में 1988 में किए गए नरसंहार को फिर से दोहराने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि हजारों राजनीतिक कैदी जिन्होंने देश की इस्लामिक शासन का विरोध किया था, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी, उन्हें फांसी पर टांगने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया कि देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने फांसी की सज़ा में तेजी लाने के आदेश दे दिए हैं। ब्रिटिश अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले दिनों दो राजनीतिक कैदियों मेहदी हसनी, जिनकी उम्र 48 साल थी, और बेहरूज एहसानी, जिनकी उम्र 70 साल थी, उन्हें फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। ये दोनों राजनीतिक कैदी थी और झूठे आरोपों में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन्होंने कोई शारीरिक जुर्म नहीं किया था और ये दोनों देश के शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले नेता थे। द सन ने अपनी रिपोर्ट में मेहदी हसनी के 3 बच्चों से बात करते हुए लिखा है कि जेल से उनके पिता ने एक दर्दनाक संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने देश की मुल्ला प्रशासन की कड़े शब्दों में आलोचना की थी, जबकि बेहरूज हसानी ने कहा था कि वो देश के लोगों की आज़ादी और उनके हक के लिए फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। ईरान की इस्लामिक सरकार विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए क्रूरतम उपायों को आजमाती है। लोगों को डराने के लिए किसी भी विरोध को कुचलने के लिए सार्वजनिक तौर पर लोगों को फांसी दी जाती है। 1988 में हजारों लोगों को सार्वजनिक तौर पर क्रेन के सहारे फांसी पर लटका दिया गया था। उस वक्त इराक के साथ युद्ध विराम स्वीकार करने के बाद भी इस्लामिक शासन उथल पुथल में था। सरकार को लग रहा था कि विरोध तेज हो सकता है। उस वक्त भी सरकार के मुख्य आयतुल्ला खामनेई थे। अभी भी शासन उन्हीं के हाथों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में लोकतंत्र की स्थापना करने की कोशिश करने वाली विपक्षी पार्टी पीपल्स मुजाहिदीन संगठन के नेताओं के खिलाफ लगातार मौत की सज़ा का ऐलान किया जा रहा है।
इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मुखपत्र माने जाने वाले सरकारी फोर्स न्यूज़ एजेंसी ने इस महीने 1998 के अमानवीय नरसंहार को दोहराने का सार्वजनिक आह्वान किया था। इसराइल से युद्ध के बाद ईरान में एक बार फिर से सरकार अस्थिर है। इसराइली हमलों में देश को भारी नुकसान पहुंचा है। इसराइली जेल में पिछले 25 सालों से बंद राजनीतिक कैदी सईद मंसूरी ने हाथ से एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आगाह किया कि 1988 के नरसंहार को दोहराया जा रहा है, बस भाषा और तरीका बदला गया है। उन्हें हाल ही में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालकर कुख्यात जाहिदान जेल भेज दिया गया है। ब्रिटिश राजनेताओं और प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश सरकार से इस तरह के अत्याचार को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। ईरान के मौजूदा हालातों में भारी संख्या में राजनीतिक कैदियों को फांसी देने की कोशिश को लेकर रिपोर्ट सामने आने के बाद कई मानवाधिकार संगठनों ने इसका विरोध तेज कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि दुनिया इस मामले को लेकर चुप नहीं रह सकती। NCRI की प्रतिनिधि दौलत नवरोजी ने कहा कि जेलों में क्रूर अत्याचार राजनीतिक कैदियों के साथ किए जाते हैं। उन्हें बेल्ट से पीटा जाता है, बस जिंदा रहने लायक खाना दिया जाता है। NCRI की अध्यक्ष मरियम रिजवी ने तत्काल यूनाइटेड नेशंस में दखल देने की मांग की और अपील की कि तत्काल खामनेई शासन के खिलाफ ठोस और असरदार कार्रवाई की जाए ताकि राजनीतिक कैदियों की जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि यह फांसी और क्रूरता के दम पर खड़ा शासन और अपने अंतिम चरण में है और यह क्रूरता सिर्फ जनता के आक्रोश को और भड़काएगी। ईरान की सरकार ने पिछले दिनों जितने भी राजनीतिक कैदियों थी उनको फांसी पर चढ़ाया है। उनके शवों को उनके परिवार को नहीं सौंपा है। उन शवों को चुपचाप किसी अज्ञात जगह पर दफना दिया जाता है। मेहदी हसनी की बेटी ने एक मार्मिक वीडियो संदेश में द सन को बताया कि उनके पिता को फांसी के बारे में बताया भी नहीं गया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि क्या हुआ। आपको बता दें कि ईरान में पिछले साल 1000 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया था, जबकि 2023 में 834 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। आइए हम बात करें बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में BLA द्वारा किए गए सशस्त्र हमलों में वरिष्ठ सेना अधिकारी समेत कुल 23 लोग मारे गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने मस्तूंग, कलात, जमुरान, बुलेदा और क्वेटा जैसे इलाकों में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया। इसके अलावा नुस्की, दलबंदीन और पंजगुरु में भी BLA के हमले हुए हैं। BLA प्रवक्ता GN बलूच ने बताया कि 22 जुलाई को कलात के कोहाक इलाके में सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया है। इस हमले में 3 सैन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और पीछे हटते हुए सैनिकों को घेर लिया गया। इस मुठभेड़ में 13 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच बलूच यकजहती समिति ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बलूचिस्तान में राज्य द्वारा किए जा रहे व्यवस्थित और व्यापक दमन को उजागर किया गया है। आइए हम बात करें अमेरिका के विदेश विभाग की। अमेरिका के विदेश विभाग ने अपने गैर अप्रवासी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा साक्षात्कार प्रोग्राम में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। ये बदलाव इस साल 2 सितंबर से प्रभावी हो जाएगी। अमेरिकी नागरिकता एवं आवर्जन सेवा USCIS ने इन बदलावों की जानकारी दी है। नए नियमों 18 फरवरी की नीति को लौटते हुए पात्रता को कड़ा कर दिया गया है। 14 वर्ष से कम और 79 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए अब विशिष्ट वीज़ा श्रेणियों और नवीनीकरण अपवादों को छोड़कर व्यक्तिगत साक्षात्कार की आवश्यकता होगी। भारत के लोग इससे खासतौर से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले विदेशियों में भारतीयों की बड़ी संख्या है। विदेश विभाग के अनुसार इस बदलाव का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना है। हालांकि इससे यात्रियों में प्रक्रिया समय और पहुंच में वृद्धि को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत अधिकांश गैर अप्रवासी वीज़ा आवेदकों को अनिवार्य काउंसलर साक्षात्कारों का सामना करना पड़ेगा। इसमें A1, A2, C3, G1, G4, NATO 1, NATO 6 और टैक्रो E1 वीज़ा आवेदकों, राजनयिकों, आधिकारिक वीज़ा धारकों को छूट मिलेगी। USCIS का कहना है कि वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को अभी मामला दर मामला या स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर व्यक्तिगत साक्षात्कार की आवश्यकता हो सकती है। हम आवेदकों को वीज़ा आवेदन आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए दूतावास की वेबसाइट देखने की सलाह देते हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वैश्विक सुरक्षा चिंताओं के बीच आवेदन प्रक्रियाओं की कड़ी जांच के बाद यह नीतिगत बदलाव किया है। इसमें विदेश विभाग अधिकारियों को व्यक्तिगत जोखिमों से निपटने के लिए लचीलेपन पर जोर दे रहा है। USCIS के नए नियमों के बाद ह्यूस्टन स्थित आवेदन वकील स्टीवन ब्राउन ने कहा कि इससे आवेदकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि वे मूल रूप से अधिकांश श्रेणियों के लिए ड्रॉप बॉक्स साक्षात्कार में छूट को समाप्त कर रहे हैं। इससे अपॉइंटमेंट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा और वीज़ा नवीनीकरण के लिए कम प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि इसमें बच्चों के लिए साक्षात्कार की जरूरत बिल्कुल बेतुकी है। ये हम बात करें जस्टिस वर्मा की। नकदी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में आंतरिक जांच समिति की उस रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की अपील की है, जिसमें उन्हें नकदी बरामदगी विवाद में कदाचार का दोषी पाया गया है। इस सुनवाई को करते हुए जज ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता AG मसीह की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से सवाल किया,
जो याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए थे। कोर्ट ने पूछा कि आप पहले जांच समिति के सामने पेश क्यों हुए? क्या आप कोर्ट आए थे? यह करने पर वीडियो हटाया जाए। आपने जांच पूरी होने और रिपोर्ट जारी होने तक इंतजार क्यों किया? क्या आपने पहले वहां से अनुकूल आदेश पाने की उम्मीद की थी? पीठ ने यह भी कहा कि याचिका दाखिल करते समय जस्टिस वर्मा को जांच रिपोर्ट भी साथ लगानी चाहिए थी। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि याचिका में जिन पक्षों को शामिल किया गया वो सही तरीके से तय नहीं किए गए थे। कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि वे एक पेज का बुलेट पॉइंट सारांश तैयार करें और मेमो ऑफ पार्टीज ठीक करें। वहीं सिब्बल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत एक न्यायाधीश को सार्वजनिक बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वीडियो का सार्वजनिक होना मीडिया में बहस और जनता में हंगामा न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। जस्टिस वर्मा ने सिफारिश रद्द करने का किया अनुरोध। दिल्ली में उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद की गई थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक समिति का गठन किया था जिसने मामले की जांच की थी। जांच में उनके खिलाफ मजबूत सबूत पाए गए थे। उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इस मामले में बीते 18 जुलाई को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी और जांच समिति की रिपोर्ट को खारिज करने और देश तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की 8 मई की सिफारिश रद्द करने का अनुरोध किया था। निष्कर्ष पहले से ही कल्पना की गई कहानी पर आधारित थे। अपनी याचिका में न्यायमूर्ति वर्मा ने दलील दी कि जांच गंभीरता से नहीं की गई। ऐसे में उन्हें अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने और उन्हें गलत साबित करने की आवश्यकता हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पैनल के निष्कर्ष पहले से ही कल्पना की गई कहानी पर आधारित थे। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि जांच की समय सीमा केवल प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की कीमत पर और कार्रवाई को जल्द से समाप्त करने की इच्छा से प्रेरित थी। याचिका में तर्क दिया गया कि जांच पैनल ने उन्हें पूरी तरह और निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिए बिना ही फैसला सुना दिया। याचिका को अभी सुनवाई के लिए किसी पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। घटना की जांच कर रहे पैनल की रिपोर्ट में कहा गया कि न्यायमूर्ति वर्मा उनके परिवार के सदस्यों का उस स्टोर रूम पर नियंत्रण था जहां से भारी मात्रा में जली नकदी मिली थी। इससे उनके कदाचार का सबूत मिलता है जो इतना गंभीर है कि उन्हें हटाया जाना चाहिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सील नागू की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीशों के पैनल ने 10 दिनों तक की जांच की। इस दौरान 55 गवाहों से पूछताछ की गई। 14 मार्च की रात लगभग 11:35 बजे न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास पर लगी आकस्मिक आग वाले घटनास्थल का दौरा किया गया। जस्टिस वर्मा उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.